हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम वेदांत है और आज की क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि आजादी के बाद एक ऐसा समय आया जब एक सिंगल पार्टी पूरे इंडिया पर डोमिनेट करने लगी। उस पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, कांग्रेस ये वही पार्टी है जिसने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और आजादी के बाद कितने दशकों तक कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया पर डोमिनेट करती रही। तो क्या कारण था कि कांग्रेस को बार बार लोग पसंद कर रहे थे? कांग्रेस क्यों बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बना रही थी? कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों एस्टैब्लिश हो गया? वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। एक बहुत मजेदार चैप्टर है। ये हमारी जो दूसरी बुक है इंडियन पॉलिटिक्स, उसका दूसरा चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको हेडिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। चैप्टर के नेम का मतलब यही है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। यानी एक ऐसा समय आ गया था आजादी के बाद जब एक पार्टी जिसका नाम था कांग्रेस वो पूरे इंडिया पर डोमिनेट कर रही थी। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि आजादी के बाद इंडिया 3 चैलेंजेस फेस करता है। आप सभी को याद होगा, मैंने बार बार रिपीट किया है। 3 चैलेंजेस इंडिया फेस करता है। पहला चैलेंज था देश में यूनिटी बरकरार रखना। दूसरा चैलेंज था देश में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र स्टैब्लिश करना। डेमोक्रेसी क्या होती है? एक ऐसी सरकार जहां पे लोग ही शासन चलाते हैं और लोगों के कल्याण के लिए सरकार बनाई जाती है। आप बचपन से पढ़ते आए हो, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए काम करती है, लोगों के द्वारा बनी होती है, उसी को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती है। और तीसरा चैलेंज आया था देश का डेवलपमेंट करना। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमारा जो चैप्टर 1 था उसने यूनिटी की बात की, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हमारा जो ये दूसरा चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ये हमें बताएगा कि हमने डेमोक्रेसी कैसे स्टैब्लिश किया। और हमारा जो तीसरा चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, वो हमें ये बताता है कि हमने देश में डेवलपमेंट कैसे किया। इसीलिए इन तीनों चैप्टर को क्रोनोलॉजी में पढ़ना बहुत जरूरी है। हमने ये समझा कि देश में यूनिटी कैसे स्टैब्लिश हुई। आज हमारा दूसरा चैप्टर है जिसमें हम समझेंगे कि देश में हमने डेमोक्रेसी को कैसे स्टैब्लिश किया। बच्चों, आप लोगों को ये भी पता होगा कि आजादी के बाद इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे देश में पार्टीशन हो गया, बंटवारा हो गया और बहुत सारे लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है। वुमेन्स पे एट्रोसिटी होती है, बहुत सारी फैमिलीज माइनॉरिटीज को बहुत सहना पड़ता है। इंडिया जब पैदा हुआ तो बहुत मुश्किल सिचुएशन में पैदा हुआ और शायद कोई भी देश इतने मुश्किल सिचुएशन में कभी नहीं आजाद हुआ है। और बहुत सारे जो दूसरे देश आजाद हो रहे थे इस टाइम पे, वो बहुत सारे दूसरे देश ये कह रहे थे कि हम डेमोक्रेसी अपने यहाँ पे नहीं लाएंगे, क्योंकि दूसरे देशों को लग रहा था कि डेमोक्रेसी लाने से हमारे देश में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, हमारे देश में डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे। और इसीलिए बहुत सारे दूसरे देश जैसे कि श्रीलंका, जैसे कि चाइना, जैसे कि पाकिस्तान, वहां पे आर्मी रूल आ गया, वहां पे आर्मी रूल करने लगी, या वहां पे नाम मात्र की नॉमिनल डेमोक्रेसी आ गई, या फिर वहां पे वन पार्टी रूल आ गया। जैसे चाइना के अंदर सिर्फ एक पार्टी आ गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वही वहां पे पूरा शासन किया करती। तो बहुत सारे देशों को लग रहा था कि डेमोक्रेसी बहुत खतरनाक चीज होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग प्रोटेस्ट करेंगे, मूवमेंट करेंगे, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। और उन्हें लग रहा था कि वो डेमोक्रेसी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन देशों के लिए यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। और इसीलिए बहुत सारे जो नए नए आजाद देश थे, एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, इन्होंने आर्मी रूल को फॉलो किया, वन पार्टी रूल को फॉलो किया, या फिर उन्होंने नॉमिनल डेमोक्रेसी को फॉलो किया। नॉमिनल डेमोक्रेसी यानी जहां पे सिर्फ नाम मात्र की डेमोक्रेसी हो। और यहाँ पे जो कंट्रोल हुआ करता था वो एक लीडर के हाथ में हुआ करता था। जैसे आपने पाकिस्तान में देखा कि बार बार वहां पे कोई मिलिट्री लीडर आ जाता है। कभी आयूब खान आ गया, कभी यहिया खान आ गया, तो कभी परवेज मुशर्रफ आ गए, तो वहां पे वन लीडर का रूल आ जाता है। और जो नॉन डेमोक्रेटिक देश होते हैं वहां पे लोकतंत्र को वापस लाना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में आज तक लोकतंत्र वापस नहीं आया है। आज भी वहां का जो चीफ है आर्मी का, आसिम मुनीर, वो बहुत कंट्रोल करता है पूरे देश को। तो जहां पे एक बार डेमोक्रेसी चली जाती है ना, वहां पे डेमोक्रेसी लाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमारे इंडिया ने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आजादी के बाद तुरंत डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे। हमारे देश के लीडर्स ने बोला कि हम आजाद हो गए हैं, अब हम तुरंत अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी को लागू करेंगे। क्योंकि हमारा मानना था कि डेमोक्रेसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है डेमोक्रेसी।
हम जब इंडिपेंडेंस में मूवमेंट कर रहे थे तब हमारे लीडर्स बार बार कहा करते थे कि आजादी के बाद देश में हम लोकतंत्र लाएंगे जहां पे सभी लोगों का सम्मान होगा। इसीलिए आजादी के बाद हमने तुरंत डेमोक्रेसी के आइडिया को फॉलो किया, क्योंकि हमें डेमोक्रेसी को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखते, बल्कि हमारा मानना है डेमोक्रेसी की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। हमने एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जहां पे सभी को सम्मान मिले, जहां पे गरीबों का भी सम्मान हो, जहां पे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटीज का भी वेलफेयर किया जाए। हमारा ये मानना था कि डेमोक्रेसी लागू करने से देश की एकता बढ़ेगी, और ये बात बिल्कुल सही है। 1947 के बाद से आज तक इतने सारे साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी देश में डेमोक्रेसी है और आज भी पूरा भारत एक साथ खड़ा है, देश में यूनिटी है, और यही तो हमारी पावर है। और हमने डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए अपने देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब बच्चों, आप सबको याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एक असेंबली ने बनाया, जिस असेंबली का नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे मेंबर्स थे। उनका मोटिव था देश का संविधान बनाना, और सभी मेंबर्स की मदद से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनली अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। अडॉप्ट करने का मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, वो फाइनली तैयार हो गया पूरी तरह से 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए, हम संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन हमारा भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया गया 24 जनवरी 1950 को, और फाइनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए 26 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस, क्योंकि ये वो दिन है जब भारत को एक छत्र छाया मिली, जब भारत को एक संविधान मिला जो हमें गाइड करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कब किया गया? 26 जनवरी। आप सभी के लिए मेरे लिए एक सवाल है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? ये आप कमेंट में बताइएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये तीनों जो डेट्स हैं बच्चों, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन साइन कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, जो कि हमारा रिपब्लिक डे है। अब हमारी कंट्री जब आजाद हुई तो उस समय हमारे देश में एक इंटरिम गवर्नमेंट हुआ करती थी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है? इंटरिम गवर्नमेंट का क्या मतलब है? इंटरिम गवर्नमेंट यानी हमारे देश में जब आजादी आई 1947 में, तो तुरंत तो इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं था, तो हमने एक इंटरिम सरकार बनाई। इंटरिम सरकार मतलब हमने एक टेम्पोररी गवर्नमेंट बनाई। कैसी गवर्नमेंट? हमने एक अस्थाई सरकार बनाई, टेम्पररी सरकार बनाई, जिसके अंदर हमारे पीएम कौन बनते हैं? पीएम बनते हैं नेहरू। हमारे होम मिनिस्टर कौन बनते हैं? होम मिनिस्टर बनते हैं सरदार पटेल। तो हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो 1946 में बना दी गई थी, यानी ये हमारी एक टेम्पररी सरकार थी। अब हमारे सामने ये चैलेंज था कि हमें देश में डेमोक्रेटिक तरह से इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन वोट दे सकता है, इसके बारे में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया, और हमने इलेक्शन करवाने के लिए एक बॉडी को बनाया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बनाई गई? जनवरी 1950 में बनाई गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड हो, सीयूईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जनवरी 1950 में बनाई गई। हमारे देश के जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन। ये पीवाईक्यू भी है, 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में सीबीएसई ने पूछा था एमसीक्यू के अंदर। तो हमारे जो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है सुकुमार सेन। हमें लग रहा था कि भाई इलेक्शन कराना तो बहुत आसान है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया है, हमने रूल बना दिए हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। हमें लग रहा था कि जो इलेक्शन है वो 1950 तक हो जाएगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। हमारे इलेक्शन कमीशन को मालूम चल गया कि इलेक्शन करवाना कोई बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे इलेक्शन कमीशन को कुछ चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। अगला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है वो यही आता है कि पहला इलेक्शन करवाने में, पहला चुनाव करवाने में भारत के इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या चैलेंजेस आए। अच्छे से पढ़ना है इसको, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं। पहला चैलेंज हमको आया वो था डीलिमिटेशन। बच्चों, डीलिमिटेशन क्या होता है? मैं आपको समझाता हूँ। आप सभी को पता है कि ये हमारा प्यारा सा भारत देश है। आप सभी को मैप बनाना आना चाहिए इंडिया का, बहुत इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम की अगर आगे चल के तैयारी करोगे तो तुरंत आपको मैप बनाना पड़ेगा।
आप मैप की प्रैक्टिस करो, जैसा भी आपसे मैप बन रहा है, मैप बनाने की कोशिश करो। आप सभी को पता है हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, एरिया भी बहुत है और पॉपुलेशन भी बहुत है। अब पूरे देश में एक दिन के अंदर इलेक्शन कराना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम अपने देश में अलग-अलग दिनों पर, अलग-अलग स्लॉट के अंदर इलेक्शन को करवाते हैं। हमने अलग-अलग एरिया को, अलग-अलग शहरों को बाँट दिया है अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर। हमने क्या किया है बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने भारत के अलग-अलग एरियाज़ को, अलग-अलग सिटीज़ को डिवाइड कर दिया है अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। जैसे मान लो ये एक एरिया नंबर 1 है। इस एरिया नंबर 1 को हमने अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाँट दिया है। एक पर्टिकुलर एरिया को क्या कहा जाता है? वार्ड कहा जाता है। वार्ड कहा जाता है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। बेसिक एकदम क्लियर हो गया होगा कि भारत बहुत बड़ा है, तो एक दिन में तो इलेक्शन करवा नहीं सकते हैं। तो हमने भारत के अलग-अलग एरियाज़ को छोटे-छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है, जिनको हम वार्ड या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। अब इन वार्ड या कॉन्स्टिट्यूएंसी को ड्रॉ करने का जो प्रोसेस होता है, उसी को डिलिमिटेशन कहा जाता है। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को ड्रॉ करना। हमें एक एरिया की बाउंड्री इस तरह से ड्रॉ करनी है कि सभी एरियाज़ की पॉपुलेशन इक्वल होनी चाहिए। यानी हमें सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरह से ड्रॉ करना है कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पॉपुलेशन है वो बराबर होना चाहिए। तो पहला चैलेंज यही आया कि भारत इतना बड़ा है, इतने सारे एरियाज हैं और हमें अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ड्रॉ करना है। सभी अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगा। एग्जांपल दे देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल आप वाराणसी से हो, बनारस से हो। बनारस एक बहुत बड़ा शहर है। अब हमको बनारस को अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करना पड़ेगा। इसी को आप कहते हो डिलिमिटेशन करना। तो डिलिमिटेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को ड्रॉ करने में हमें काफी टाइम लगा। दूसरा चैलेंज आया कि हमको इलेक्टोरल रोल बनाना है। इलेक्टोरल रोल मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सभी एलिजिबल वोटर के नाम लिखे होते हैं कि कौन-कौन वोट कर सकता है। जब हमें आजादी मिली तो हमने ये क्राइटेरिया रखा था कि 21 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं सभी वोट कर सकते हैं। लेकिन हमसे एक गलती हो गई कि जब हम ये इलेक्टोरल रोल बना रहे थे तो लगभग 40 लाख वुमेन के नाम ही हमने नहीं लिखे। 40 लाख वुमेन के नाम हमने गायब कर दिए और उनके नाम लिखने की जगह हमने उनके फादर का नाम लिख दिया या हमने उनके हस्बैंड का नाम लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो एक लड़की है जिसका नाम है आई वुड से स्नेहा। हमने बोला हमने स्नेहा का नाम नहीं लिखा, हमने स्नेहा के फादर का नाम लिख दिया या फिर हमने स्नेहा का हस्बैंड का नाम लिख दिया। हमने बोला डॉटर ऑफ, ये डॉटर है इनकी, ये वाइफ है इनकी। तो ये तो बहुत गलत बात है। हर एक वुमेन की अपनी एक पहचान होती है, सबका अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड होता है। लेकिन अगर आपने वुमेन का नाम ही गायब कर दिया, आपने वुमेन की जगह पे उनके फादर का नाम लिख दिया, उनके हस्बैंड का नाम लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने बोला ये नहीं चलेगा बेटा। इलेक्शन कमीशन ने इसको कैंसिल कर दिया और बोला वापस से इन वुमेन का नाम लिखो। इतना ही नहीं, हमारा पहला इलेक्शन बहुत बड़ा था। आज तक पूरे दुनिया में इतना बड़ा इलेक्शन कभी नहीं हुआ था। उस टाइम पे इंडिया के अंदर 17 करोड़ वोटर हुआ करते थे, जिन्हें 3,200 एमएलएस को चूज करना था और 489 मेंबर ऑफ लोकसभा को चूज करना था। और इन 17 करोड़ वोटर में से सिर्फ 15% लोग पढ़े लिखे थे। अब आप खुद इमेजिन करो कि इतना बड़ा इलेक्शन है, 17 करोड़ वोटर हैं और उन 17 करोड़ वोटर में से सिर्फ 15% ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना आता है। और इन सभी वोटर्स को मिलकर 3,200 एमएलएस को चूज करना है और 489 एमपीज को चूज करना है। हमारे इलेक्शन कमीशन को लगा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, हमें बहुत सोच समझ के काम लेना होगा। हमारे इलेक्शन कमीशन ने लगभग 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेन किया और सिखाया कि कैसे वोटिंग की जाती है और क्या तरीका होता है। देखो हमारे देश में साइज बहुत बड़ा है, लोग बहुत बड़े हैं, इसीलिए हमारा इलेक्शन भी बहुत बड़ा था। लेकिन साथ ही साथ हमारा जो पहला इलेक्शन है ना, वो हमारे लिए परीक्षा की तरह था। वो हमारे लिए एक टेस्ट की तरह था। क्यों? क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत थी। हमारे देश में बहुत सारे लोग अनपढ़ थे, जिन्हें पढ़ना और लिखना भी नहीं आता था। तो हमें ये लग रहा था कि क्या इंडिया में डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि 1947 के आसपास डेमोक्रेसी सिर्फ अमीर देशों में हुआ करती थी। उस समय पे डेमोक्रेसी सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में हुआ करती, यूरोप में हुआ करती, जहाँ पे सब लोग पढ़े लिखे थे, जहाँ पे बहुत अमीर देश हुआ करते। लेकिन हमारा भारत उस समय बहुत गरीब था। हमारे पास तो बहुत लिटरेसी भी नहीं थी। तो हमारे लिए पहला परीक्षा था, हमारे लिए एक टेस्ट की तरह था कि क्या हमारी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और हमारे इंडिया ने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया। हमने सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है
जब देश में जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं उनके पास वोटिंग राइट होती है। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक इंसान हिंदू है, मुस्लिम है, मेल है, फीमेल है, उसकी कास्ट क्या है, उसका कलर क्या है, वो कौन सी भाषा बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो भारत का व्यक्ति है और अगर वो एक एडल्ट है, उसके पास वोट देने का अधिकार होगा। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उस समय पे एज लिमिट हुआ करती थी कि जो भी 21 अबव हैं वो जाके वोटिंग कर सकते हैं और वोट दे सकते हैं, रिस्पेक्टिव वो कौन से जेंडर को बिलोंग करते हैं, कौन से कास्ट रिलीजन को बिलोंग करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इंडिया ने आजादी के तुरंत बाद सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, जो भी लोग एडल्ट हैं। हमने वुमेन को भी राइट दिया कि वो भी जाके वोट कर सकती हैं। और इसी को बहुत ज्यादा बोल्ड कहा जाता है। इंडिया ने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि उस समय पे जितने भी अमीर देश हुआ करते थे, जैसे कि यूरोप के देश, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, वहां पर भी उस समय तक वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। मतलब अमेरिका और यूरोप के अंदर भी वुमेन के पास वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन इंडिया ने अपने सभी नागरिकों को बराबर समझा और हमने उनको वोटिंग राइट दिया। ये इंडिया का बहुत बोल्ड और रिस्की डिसीजन माना जाता है। यहां से क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि कौन से डिसीजन को बोल्ड कहा जाता है, रिस्की कहा जाता है। तो आप बताओगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमने सभी एडल्ट लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। आगे ये वाला जो बॉक्स आप देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग, यानी समय के साथ साथ हमारे वोट करने का तरीका बदलता गया। सब अभी के टाइम पे तो हम ईवीएम को यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यूज करते हैं, लेकिन पहले आजादी के टाइम पे देश में बहुत सारे अनपढ़ लोग थे, उन्हें वोटिंग करनी आती नहीं थी। तो हमने अपने पहले इलेक्शन में क्या तरीका अपनाया? हमने बोला कि हर एक इलेक्शन बूथ के अंदर जितने भी कैंडिडेट होंगे, हर कैंडिडेट के नाम पे एक स्टील का बॉक्स रख दिया जाएगा। उस स्टील बॉक्स के ऊपर उस कैंडिडेट का नाम लिखा होगा और उसके पार्टी का सिंबल बना होगा। मतलब पहले इलेक्शन में क्या तरीका हमने अपनाया कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे, हर एक कैंडिडेट के नाम पर एक स्टील का बॉक्स रख दिया जाएगा। उस स्टील बॉक्स पे उस कैंडिडेट का नाम लिखा होगा और उसका सिंबल बना होगा। और फिर वोटर अंदर जाएगा। वोटर को जो भी कैंडिडेट पसंद है वो उस कैंडिडेट के स्टील बॉक्स के अंदर अपनी पर्ची को डाल देगा, ब्लैंक पर्ची को डाल देगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने भारत के पहले शुरुआती 2 इलेक्शंस तक इसी मेथड को यूज किया। हमने 2 इलेक्शंस तक यही मेथड यूज किया कि जितने भी कैंडिडेट होते, हर कैंडिडेट के नाम पे एक स्टील का बॉक्स रख दिया जाता। उस स्टील बॉक्स के अंदर उस कैंडिडेट का नाम लिखा होता, उसकी फोटो, उसकी सिंबल बनी होती और फिर वोटर अंदर जाता, जो भी कैंडिडेट पसंद है उसके बॉक्स के अंदर वो अपनी खाली पर्ची को डाल देता। बहुत सिंपल था। लेकिन आप खुद इमेजिन करो कितने सारे स्टील बॉक्सेस की जरूरत पड़ती। हमें लगभग 20 लाख स्टील बॉक्सेस बनाने पड़ते इलेक्शन करवाने के लिए। और इसीलिए 2 इलेक्शंस के बाद हमने ये मेथड चेंज कर दिया। अब हमारे पास नया मेथड आया जो हमने थर्ड इलेक्शन से यूज किया। वो नया मेथड था बैलेट पेपर। बैलेट पेपर क्या होता है? बैलेट पेपर पे क्या होता कि एक बड़ा सा पेज होता। उस पेज पर ना सभी कैंडिडेट के नाम लिखे होते। उस पेज पर सभी कैंडिडेट का नाम लिखा होता और साइड में उसका सिंबल बना होता। आपको जो भी कैंडिडेट पसंद है उसके सामने आप स्टैंप लगा दो, थप्पा लगा दो, टिक कर दो और उस पर्ची को एक डिब्बे के अंदर डाल दो। पहले क्या था, हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग डिब्बा यूज हो रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, एक बूथ के अंदर एक ही बॉक्स लगाया जाएगा। आपको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा जिसपे सभी कैंडिडेट के नाम लिखे होंगे, सभी का सिंबल बना होगा। जो कैंडिडेट आपको पसंद है उस कैंडिडेट के सामने आप स्टैंप लगा दो, टिक लगा दो और पेपर को फोल्ड करके बक्से में डाल दो। सिंपल है। फिर कुछ सालों तक इस मेथड को यूज किया गया और लगभग 40 साल तक इसी मेथड को यूज किया गया, बैलेट पेपर को यूज किया गया। और 1990s के एंड आते आते हमारे इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम का इस्तेमाल करना शुरू किया। ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, किसी डिब्बे किसी बक्से की जरूरत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। इस वोटिंग मशीन में सभी कैंडिडेट के नाम और सिंबल बने होते हैं। जो भी कैंडिडेट आपको पसंद है उसके नाम के बगल में एक टिक लगा होता है, उसको आप दबा दो, बस ऑटोमेटिकली आपका वोट एंटर हो जाएगा। यानी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बटन दबा देना है। बटन दबाओगे और वोट अपने आप लग जाएगा। तो 1990s के आखिर आते आते इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम का यूज किया। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, बहुत इजी है। और 2004 आते आते पूरे देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हम करने लगे। तो 2004 के बाद पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा।
आई होप अब आपको क्लियर होगा, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कोई भी यहाँ पे मुश्किल चीज नहीं है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत में हम सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे रहे हैं, मतलब सभी एडल्ट लोगों को वोट देने का अधिकार है। इसको बहुत बोल्ड कहा गया, बहुत रिस्की कहा गया, बहुत सारे लोगों ने हमारा मजाक बनाया। एग्जाम्पल के तौर पे एक इंडियन एडिटर हुआ करते थे, उन्होंने बोला कि ये इतिहास का सबसे बड़ा गैम्बल है, यानी इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है, भारत बहुत सारा पैसा लूज कर देगा। एक मैगजीन हुआ करती थी जिसका नाम था ऑर्गेनाइजर, वो मजाक उड़ाती है नेहरू का और कहती है कि नेहरू खुद एक दिन बोलेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बुरी तरह से फेल हो गई। तो एक इंडियन एडिटर कहता है कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ था, और एक मैगजीन थी ऑर्गेनाइजर जो कहती है जवाहरलाल नेहरू खुद एक दिन कहेंगे कि भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बुरी तरह से फेल हो गई। फिर एक इंडियन सिविल सर्विस का ब्रिटिश मेंबर हुआ करता था, उसने भी हमारा मजाक उड़ाया। उसने बोला कि 50-100 साल बाद जब भारत में कुछ पढ़े लिखे लोग आएंगे तो वो अपना पहला इलेक्शन देखकर हंसने लगेंगे, ये पागलों की तरह अनपढ़ लोगों से वोटिंग करवा रहे थे। तो एक ब्रिटिश मेंबर था इंडियन सिविल सर्विस का, वो क्या कहता है कि कुछ सालों बाद जब भारत में पढ़े लिखे लोग आएंगे तो वो खुद हंसेंगे अपना पहला इलेक्शन देखकर कि हमने अनपढ़ लोगों से वोटिंग करवाई थी। तो इलेक्शन करवाना एक बहुत मुश्किल टास्क था, बहुत बड़ा देश है हमारा, तो 2-2 बार इलेक्शन को पोस्टपोन करना पड़ा। पर फाइनली इलेक्शन अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक कंडक्ट किया जाता है। हम इसे 1952 इलेक्शंस कहते हैं क्योंकि हमारे भारत के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में इलेक्शन जनवरी 1952 के अंतर्गत हुआ था। याद रहेगा, यहां से एमसीक्यू बन सकता है। 2 बार इलेक्शन पोस्टपोन हुआ, इसको 1952 का इलेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में वोटिंग जनवरी 1952 में हुई थी। 6 महीने लगे कैंपेन करने में, इलेक्शन करवाने में और वोट्स की गिनती करने में। इलेक्शन बहुत कॉम्पिटिटिव था, हर एक सीट के लिए लगभग 4 लोग खड़े हुए थे, और लगभग 50% वोटर्स जाकर वोट देते हैं। और जब रिजल्ट आया तो सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये एक फ्री और फेयर इलेक्शन है। भारत के पहले इलेक्शन ने सभी क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर लिखता है कि भारत का पहला इलेक्शन ये साबित कर देता है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रही वो बहुत सफल थी, बहुत अच्छी थी। हिंदुस्तान टाइम्स नाम का न्यूज़पेपर लिखता है कि पहले इलेक्शन के अंदर सभी लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट था, सभी लोगों ने साथ मिलकर पार्टिसिपेट किया, और एक इतिहास उन्होंने रच दिया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत, जिसने फ्री और फेयर तरह से इलेक्शन करवा लिया। पूरे दुनिया के लोग बहुत इंप्रेस हुए कि वाह, इंडिया ने इतनी अच्छी तरह से इलेक्शन करवाया है। इसीलिए हमारे 1952 का जो इलेक्शन है वो एक लैंडमार्क इलेक्शन बन गया। लैंडमार्क इसलिए कहा गया क्योंकि हमने ये साबित करके दिखाया कि भारत उस समय गरीब देश था, अनपढ़ देश था, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हुई। तो हमने ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र सिर्फ अमीर देशों में नहीं होता है, बल्कि लोकतंत्र दुनिया में कहीं भी फॉलो किया जा सकता है, गरीब देशों में भी फॉलो किया जा सकता है। हमने ये प्रूव कर दिया, और इसीलिए 1952 का इलेक्शन लैंडमार्क इलेक्शन कहा जाता है। अब हमारा जो इलेक्शन होता है इसके पहले 3 इलेक्शंस के अंदर, यानी 1952 के इलेक्शन के अंदर, 1957 के इलेक्शन के अंदर और 1962 के इलेक्शन के अंदर, इन तीनों चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी बार बार जीत हासिल करती है। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कि कांग्रेस डोमिनेट करती है आजादी के बाद। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी पूरे भारत पे डोमिनेट करती है। वही आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर समझोगे कि 1952 के इलेक्शन में, 1957 के इलेक्शन में और 1962 के इलेक्शन में, ये तीनों इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस पार्टी बार 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 जीत हासिल कर रही थी। हमारा जो पहला इलेक्शन हुआ, जब उसका रिजल्ट आया तो किसी को सरप्राइज नहीं हुआ, सभी को यही एक्सपेक्टेड था कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और कांग्रेस पार्टी जीत गई। अब कांग्रेस पार्टी के जीतने के पीछे बहुत सारा कारण है। पहला, कांग्रेस पार्टी हमारे नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस ने क्विट इंडिया में पार्टिसिपेट किया। तो जो कांग्रेस पार्टी थी वो हमारे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही थी। बहुत सारे लोगों का मतलब था कांग्रेस ही उनको मूवमेंट की तरह दिखाई पड़ता था, और इसीलिए आजादी के बाद जब इलेक्शन हुए तो सभी लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट दिखाया। दूसरी चीज, कांग्रेस एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी। गांव से लेके शहर हर एक व्यक्ति कांग्रेस के बारे में जानता था। कांग्रेस के दफ्तर हुआ करते थे अलग अलग शहरों के अंदर। और तीसरा कारण, जवाहरलाल नेहरू बहुत फेमस थे।
कांग्रेस के अंदर बहुत सारे पॉपुलर लीडर हुआ करते थे, बहुत सारे फेमस लीडर्स हुआ करते, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत फेमस हुआ करते। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन किया और जीत हासिल करी। किसी को सरप्राइज नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल करती है। लोकसभा की 489 सीट्स के अंदर कांग्रेस पार्टी 364 सीट हासिल करती है। यानी पहले इलेक्शन के अंदर कांग्रेस एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी हासिल करती है। 489 सीटों में 364 सीटें के लिए कांग्रेस पार्टी हासिल करती है। कांग्रेस नंबर 1 पे कौन पार्टी आई? कांग्रेस पार्टी आई। आपको याद रखना है वो कितनी सीटें पाती है, 489 में से 364 सीटें पाती है। नंबर 2 पर कौन आया? नंबर 2 पे आती है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 16 सीट्स पाती है और कांग्रेस पार्टी 364 सीटें पाती है। तो कितना बड़ा अंतर है वो आप खुद देख सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वोट के मामले में सेकंड नंबर पे कौन आया? वोट के मामले में अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर पे सोशलिस्ट पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला था, सेकंड नंबर पे। ये भी आप लोग याद रखोगे। देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती है, सेकंड नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी आती है जिसको 16 सीटें मिली थी, और वोट के मामले में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सेकंड नंबर पे आती है। लोकसभा इलेक्शन के बाद स्टेट इलेक्शंस को भी करवाया गया और सभी स्टेट्स के अंदर ऑलमोस्ट कांग्रेस पार्टी विक्ट्री हासिल करती है। ये इंडिया का मैप है, इसको आप देखिए। इस मैप के अंदर आप देख पा रहे हो कि कांग्रेस का डोमिनेंस कितना बड़ा है। ये जो येलो वाला पार्ट है वो सभी एरिया है जहां पे कांग्रेस डोमिनेट कर रही है। इस मैप के अंदर आपको ये समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट पूरे भारत पे कांग्रेस ही जीत रही थी। जो ये येलो वाला पार्ट है ये उन एरियाज को दर्शाता है जहां पे कांग्रेस पार्टी विक्ट्री हासिल कर रही थी। तो पूरे इंडिया में ही आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट ये येलो येलो आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी पूरे इंडिया में ही ऑलमोस्ट कांग्रेस पार्टी का रूल है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार नहीं थी बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की पार्टी वहां पे गवर्नमेंट बना रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे कांग्रेस का आधिपत्य आपको देखने को मिल रहा है। फिर आप देख पा रहे हो दूसरे लोकसभा इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस 371 सीटें हासिल करती है। तीसरे लोकसभा इलेक्शंस के अंदर हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो 361 सीटें हासिल करती है। ये जो डेटा है ना बच्चों, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि पहले इलेक्शन में कांग्रेस को कितनी सीट मिली, 364 सीट मिली, दूसरे में 371 मिली और तीसरे में 361 मिली। तो ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। अब आगे कह रहा है कि कांग्रेस ऑलमोस्ट सभी राज्यों में विक्ट्री हासिल करती है, बस कुछ एरियाज में कांग्रेस विक्ट्री हासिल नहीं कर पाती, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि केरल, जैसे कि मद्रास और उड़ीसा। लेकिन यहां पर भी बहुत सारे एरियाज में कांग्रेस सरकार बना लेती है गठबंधन की मदद से। और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन, पहले पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आपको मैंने मैप दिखाया है 1952 के इलेक्शन से लेकर 1962 के इलेक्शन तक पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार है जगह जगह पे। लोकसभा में कांग्रेस 3/4 सीट्स हासिल कर रही है, कोई अपोजिशन पार्टी उसकी बराबरी भी नहीं कर पा रही है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिले, जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, केरला में देखने को मिला कि 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस रूल कर रहा है। ये जो आपको बताया गया कि पूरे देश में कांग्रेस बार बार विक्ट्री हासिल कर रही है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि कुछ एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं। तो बच्चों आप लोग याद कर लेना, जम्मू कश्मीर, मद्रास, उड़ीसा और केरल। केरल में क्योंकि 1957 के अंदर एक गठबंधन की सरकार बनती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में समझेंगे, केरला के 1957 इलेक्शंस के बारे में समझेंगे, तो आप लोग निश्चिंत रहो। आगे हमारा अगला टॉपिक है फर्स्ट पास द पोस्ट के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है कि जो कांग्रेस बार बार विक्ट्री हासिल कर रही है, इस विक्ट्री को और ज्यादा बूस्ट कर दे रहा है भारत का इलेक्टोरल सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे जो कांग्रेस पार्टी है वो हर 4 में से 3 सीट्स पे जीत हासिल कर रही है, लेकिन उसको 50% वोट्स भी नहीं मिले हैं। एक और एग्जांपल आप लो, 1952 के अंदर कांग्रेस का जब पूरे देश में इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 45% वोट मिला था, लेकिन वो 74% सीट हासिल कर ली। ऐसा कैसे हुआ? एक और एग्जांपल आप देखो, जो सोशलिस्ट पार्टी है वो वोटों के मामलों में सेकेंड नंबर पे थी, लेकिन वो 10% सीट भी नहीं हासिल कर पाती है। अब आप ये सोचो, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इंडिया में हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब ये फर्स्ट पास द पोस्ट क्या है बच्चों? थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा।
यहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन कराने का एक तरीका है, ये इलेक्टोरल मेथड है, ये इलेक्शन कराने का एक तरीका है। फर्स्ट पास द पोस्ट के अंदर क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट हासिल करेगा वही कैंडिडेट उस सीट को भी हासिल कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 4 बच्चे हैं, मान लीजिए 4 कैंडिडेट एक सीट पर खड़े हुए हैं। एक कैंडिडेट को 9 वोट मिला, एक कैंडिडेट को 10 वोट मिला, एक कैंडिडेट को 8 वोट मिला और एक कैंडिडेट को 7 वोट मिला। तो ऐसी सिचुएशन में कौन जीत हासिल करेगा? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, यानी हमारा जो सेकंड नंबर वाला बंदा है वो जीत गया क्योंकि उसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे, 10 वोट मिले थे। तो फर्स्ट पास द पोस्ट के अंदर क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही उस कॉन्स्टिट्युएंसी पर जीत हासिल कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, यहां पे क्या होता है कि जो वोट का डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। जैसे आप देखो, इसने 10 वोट पाया था लेकिन इसने 9 वोट पाया था, सिर्फ एक वोट से ये हार गया। यानी इसमें क्या होता है, वोटों का शेयर, वोटों का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर तो कम है लेकिन जो सीट का शेयर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं आपको। फर्स्ट पास द पोस्ट के अंदर जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट हासिल करता है वो जीत हासिल कर लेता है, लेकिन अलग अलग कैंडिडेट के बीच में जो वोटों का डिफरेंस है, वोटों का जो अंतर है वो बहुत कम होता है, जिसलिए जो उनका वोट का परसेंटेज है वो भी कम हो जाता है, लेकिन उनके जो सीट का परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट के अंदर वोट और सीट का जो शेयर है वो प्रोपोर्शनल नहीं होता, वोट और सीट का जो रेशियो है वो एक समान नहीं होता है। और इसीलिए आप देख रहे हो पहले इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी 45% वोट पा रही है क्योंकि वोटों का शेयर बहुत कम था, वोटों का डिफरेंस बहुत कम था, लेकिन वो 74% सीट पा गई। और उसी तरह से सोशलिस्ट पार्टी वोट्स के मामलों में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनी, लेकिन वो 10% वोट्स लगभग पाती है और वो 3% सीट्स भी नहीं हासिल कर पाती है। यानी आप इस एग्जाम्पल से समझ ये पा रहे हो कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट है उसकी वजह से जो वोट और सीट का रेशियो है वो बहुत डिफर कर जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट में क्या होता है कि अगर 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीत जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि उसका जो वोटों का डिफरेंस है वो बहुत कम हो, यानी वो बहुत कम वोट मार्जिन से जीता हो। कम वोट मार्जिन से जीतने की वजह से वोट का शेयर तो कम हो गया लेकिन जो सीट का शेयर था वो तो बढ़ गया। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी पहले इलेक्शन में 45% वोट पाती है लेकिन 74% सीट पाती है। और इसी तरह से सोशलिस्ट पार्टी लगभग 10% वोट पाती है लेकिन 3% भी सीट नहीं पा पाती। और इस फर्स्ट पास द पोस्ट में यही होता है कि जो पार्टी ज्यादा वोट पाती है उसका जो सीट का प्रोपोर्शन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फर्स्ट पास द पोस्ट ने कांग्रेस को बहुत हेल्प किया, कांग्रेस को बहुत हेल्प मिली, कांग्रेस की विक्ट्री और ज्यादा बढ़ गई फर्स्ट पास द पोस्ट की वजह से। और जितने भी नॉन कांग्रेस कैंडिडेट हैं उनके वोट आपस में बट गए और इसीलिए जो कांग्रेस की विक्ट्री है वो और ज्यादा बढ़ गई। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे एक एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है केरला के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स, कई बार बोर्ड में यहाँ से सवाल आया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से अक्सर आता है, तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा कि कांग्रेस पूरे देश में जीत हासिल कर रही है, लेकिन 1957 में जो कांग्रेस है वो केरल के अंदर हार जाती है। मार्च 1957 के अंदर इलेक्शन होता है केरल में और कोई भी पार्टी वहां पे क्लियर मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाती है। केरल के अंदर टोटल 126 सीट्स हुआ करती थी, जिन 126 सीट्स में से कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली? 60 सीटें मिली। और कम्युनिस्ट पार्टी ने 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का सपोर्ट हासिल किया और उसने सरकार बना ली। केरल के गवर्नर ने इनवाइट किया ईएमएस नंबूदिरीपत को। ईएमएस नंबूदिरीपत कौन है? ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हुआ करते थे कि आप आइए और सरकार बनाइए। और इसी तरह से दुनिया में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है केरल के अंदर डेमोक्रेटिक तरह से। आप सभी को पता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टीज होती हैं वो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, वो चाइना में भी हैं, वो रशिया के अंदर भी हैं, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टीज होती हैं वो डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं करती हैं।
लेकिन भारत इतना अनोखा है कि यहाँ पे पहली बार डेमोक्रेटिक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है केरल के अंदर। आप लोग को कुछ डेटा याद रखना होगा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। केरल के अंदर उस समय पे कितनी सीट्स हुआ करती थी? 126। 126 में से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कितनी सीटें मिली? 60 सीटें मिली। लेकिन मेजोरिटी पाने के लिए 63 चाहिए थी, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की मदद से सरकार बनाता है और कांग्रेस को हरा देता है। लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरे केरल में प्रोटेस्ट करने लगती है। कांग्रेस ये सहन नहीं कर पाती है कि मैं कैसे हार गया केरल के अंदर, और कांग्रेस पार्टी क्या करती है, एक लिबरेशन स्ट्रगल करती है कि हम केरल के अंदर से कम्युनिस्ट पार्टी को लिबरेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, वो बहुत रेडिकल होती है। जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं उनका मानना है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स होने ही नहीं चाहिए, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो जो सीपीआई थी ना, वो बहुत रेडिकल थी, वो बहुत कम्युनिज्म को फॉलो किया करती है, और जिसके चलते उसका मानना था कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए। उसका मानना था कि जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह मिलनी चाहिए, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। और 1959 में जब प्रोटेस्ट बहुत बढ़ जाता है तो कांग्रेस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो केरल की कम्युनिस्ट पार्टी को हटा देती है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है आर्टिकल 356 की मदद से। प्रेसिडेंट रूल के अंदर स्टेट पार्टी को हटा दिया जाता है और पूरा जो रूल है वो सेंट्रल पार्टी के अंदर आ जाता है। तो प्रोटेस्ट बहुत बढ़ने लगे थे सीपीआई के खिलाफ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के खिलाफ, जिसके चलते 1959 के अंदर कांग्रेस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो केरल के अंदर सीपीआई को हटा देती है, प्रेसिडेंट रूल लगा देती है। आर्टिकल 356 के अंतर्गत, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 356 है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो। लेकिन जो ये कांग्रेस का डिसीजन था ये बहुत कंट्रोवर्शियल माना जाता है, और ये भी कहा गया कि पहली बार ये है कि जब कांग्रेस ने इमरजेंसी का गलत फायदा उठाया, क्योंकि केरल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस ये दिक्कत थी कि वहां पे कम्युनिस्ट लोग बहुत रैडिकल थे। लेकिन फिर भी इमरजेंसी का गलत फायदा उठाया कांग्रेस की सरकार ने और केरल में से कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया। इस फोटो के अंदर आप देख रहे हो जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर के द्वारा, जिनका नाम है ईएमएस नंबूदिरिपथ। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पहली बार इमरजेंसी का मिसयूज कौन से राज्य में किया गया था? तो आप बता दोगे केरल के अंदर किया गया था। तो यहां तक हमने केरला का एग्जाम्पल पढ़ा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आधा चैप्टर और बचा है जिसको हम अगली क्लास में करेंगे। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो लेक्चर है ना वो छोटे से छोटा रखा जाए। 40 मिनट्स और 50 मिनट्स का अगर लेक्चर होगा तो आपके लिए पढ़ना आसान होगा, आपके लिए समझना आसान होगा। तो आज का हमारा चैप्टर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हम वापस आपसे मिलेंगे अगले पार्ट के अंदर, जिसमें हम रिमेनिंग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो बिल्कुल कमेंट में पूछिएगा, मैं सभी बच्चों को रिप्लाई करता हूँ। हाइलाइटेड पीडीएफ चाहिए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कमेंट के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया हो गया। जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।